नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गोला बारूद पार्ट 8। तुझे? जयंत कुमार ने उस पर निगाह मारी। तुझे क्या चाहिए? कोई हथियार वगैरह? क्यों? अगर गोलाबारी शुरू हो जाए तो मैं मारा जाऊंगा। पास में कुछ होगा तो मैं अपना बचाव कर सकता हूँ। मेरा रिवॉल्वर तो दे दो जो ले ली थी, शंकर नाग ने कहा, ताकि सबसे पहले तू हमें उड़ाकर सोने के ऊपर बैठकर सेक ले सके। मैंने ऐसा कब कहा? शंकर नाग का स्वर व्याकुल था। तूने नहीं कहा, मैंने कहा, जयंत कुमार ने कड़वे स्वर में कहा। बेचैन सा जयंत कुमार कुछ कहने वाला था कि देवराज चौहान बोला, शंकर नाग, हम तुम्हारी मजबूरी समझ रहे हैं, परंतु दिक्कत यह है कि हमारे पास फालतू रिवॉल्वर नहीं है। हमने कविता और तुम्हारी जो रिवॉल्वर ली थी उनमें से एक गिर चुकी है और दूसरी जाम हो गई थी, इसलिए अभी तो खाली हाथी काम चलाओ, बाकी फिर देखेंगे। अब शंकर नाग क्या कहता? और देवराज चौहान ने मेटाडोर आगे बढ़ा दी, जबकि आतंक से भरे मौत के साए वहां बिखरे हुए थे, परंतु गहरे अंधेरे में वह मौत के साए दिखाई नहीं दे रहे थे। सिकंदरानाथ जब मंदिर से बाहर निकला तो बेहद चौकन्ना था। शिखा मेहता उसे कहीं भी नजर नहीं आई। शिखा करीब 25-30 मिनट पहले मंदिर से निकली थी और उसके बाद किसी भी तरह की आवाज, शोर शराबा, धमाका नहीं हुआ था। होठ भीजे सिकंदरानाथ कई पलों तक विचार भरी निगाहों से इधर उधर देखता रहा। सामने ही शिखा की कार नजर आ रही थी। सिकंदरानाथ को अच्छी तरह मालूम था कि जो कुछ भी हो रहा है मंदिर के पीछे वाले हिस्से में हो रहा है। यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं था। सिकंदरानाथ मंदिर की दीवार के साथ साथ चलता हुआ मंदिर के पिछवाड़े वाले हिस्से में सरकने लगा। सिकंदरानाथ का दिमाग आधे से ज्यादा खराब हो चुका था। करोड़ों हासिल करने की उसकी सारी योजना मिट्टी में मिल गई थी। अगर उस समय शिखा न आती या 2 घंटे लेट आती तो वह कविता को उड़ाकर 70 करोड़ लेकर उड़ गया होता। लेकिन अब जो हालात पैदा हो गए थे उससे उसे स्पष्ट लग रहा था कि सोना उसकी पहुंच से काफी दूर होता जा रहा है। परंतु सिकंदरानाथ भी फैसला कर चुका था कि अंतिम समय तक भी वह कोशिश करेगा कि सोना वह ले सके। इतनी बड़ी रकम को पाने के लिए अगर जान पर भी खेलना पड़े तो खेल जाना चाहिए। सिकंदरानाथ मंदिर के पिछले वाले हिस्से में पहुंचा और धोती में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल ली। वह बखूबी समझ रहा था कि हालात ऐसे हैं कि कभी भी उसे रिवॉल्वर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। फिर कोई भी गोली उसके जिस्म में प्रवेश करके उसकी जान ले सकती थी। अंधेरे में खुद को छिपाए सिकंदरानाथ आसपास का जायजा लेता रहा, परंतु उसे कोई भी इंसान या हलचल महसूस नहीं हुई। उसने उस तरफ निगाह मारी जहां पेड़ों के बीच वैन मौजूद थी, जबकि वह अच्छी तरह जानता था कि शांति कहीं भी नहीं है। अंधेरे में छिपी मौत जिंदगी पर झपटने को तैयार बैठी थी। सिकंदरानाथ ने अपनी जगह थोड़ी और नीचे बैठकर धीरे धीरे बड़े चट्टानी पत्थर की तरफ सरक गया। सबसे पहले वह ओट लेना जरूरी समझता था कि कहीं उसे शूट न कर दे। उसने ओट ली और पूरी तरह तसल्ली कर ली कि वह ठीक है, कहीं से गोली आकर उसे नहीं लग सकती जब तक वो सिर पर सवार होकर रिवॉल्वर खोपड़ी से लगाकर ट्रिगर न दबा दे। फिर उसकी पैनी निगाह पुनः माहौल का जायजा लेने लगी। उसकी आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो चुकी थी। निगाह पेड़ों के झुरमुट की तरफ उठ गई जहां वैन छिपी थी, परंतु वहां उसे बिल्कुल शांति नजर आई। सिकंदरानाथ डटा रहा। वह जानता था कि यहाँ कई लोग हैं और देर सवेर उसकी निगाह में आएंगे ही। हालात तभी मालूम हो सकेंगे। सिकंदरानाथ को इसी मुद्रा में बैठे 5 मिनट ही बीते होंगे कि करीब ही सरसराहट हुई। सिकंदरानाथ रिवॉल्वर सहित बिजली की सी तेजी के साथ पलटा, लेकिन तभी उसके कानों से धीमा किंतु कड़वाहट से भरा स्वर टकराया। पांव लागू पुजारी जी। सिकंदरानाथ अपनी जगह पर जैसे जड़ होकर रह गया। तुम? सिकंदरानाथ ने खुद को संभाला। जी हाँ, 10 कदम दूर आपकी ही तरह पत्थर के पीछे थी। आपको देखा तो सोचा दर्शन ही कर लूं। शिखा ने कटुता भरे स्वर में कहा। हाथ में यह लोहा क्या थाम रखा है? पूजा का सामान है शायद। सिकंदरानाथ से कुछ कहते न बना। तुम तो छिपे रुस्तम निकले सिकंदरानाथ। एकाएक शिखा मेहता जहरीली हंसी हंसी। सिकंदरानाथ समझ गया कि अब उसका डबल रूप वाला बहरूप नहीं चलने वाला। कम से कम शिखा यह तो जान ही चुकी है कि वह पुजारी नहीं है। इस तरह रिवॉल्वर पकड़ने वाला पुजारी नहीं हो सकता। शिखा की आवाज पुनः उसके कानों में पड़ी। ओट में ही रहना,
वे लोग कुछ दूर पेड़ों के करीब हैं, देर से मेरी निगाहों में हैं। कि कौन लोग? सिकंदरानाथ के होठों से निकला। देवराज चौहान और उसका एक साथी। उन्होंने कविता देसाई और शंकर नाग को अपने कब्जे में ले रखा है। दिलचस्प हालात हैं, क्योंकि कविता इस तरह उनको खुद पर हावी नहीं होने देगी, जबकि सामने 70 करोड़ का माल मौजूद हो। कविता इस तरह गधी की तरह खड़ी नहीं रहेगी। तुमने जिन लोगों का नाम लिया है उनसे मैं किसी भी तरह वाकिफ नहीं हूँ। चिंता मत करो, अब ऐसे वाकिफ होगे कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। शिखा ने सरसराते जहरीले स्वर में कहा। उसकी निगाह उस तरफ थी जहाँ वे लोग थे। शाम को जब मैं आई तब तुम्हारा क्या प्रोग्राम था? कैसा प्रोग्राम? शंकर नाग से रिवॉल्वर लाकर तुम क्या करना चाहते थे सिकंदरानाथ? तुम जानती हो कि? हैरान परेशान हो रहे सिकंदरानाथ की बात काटकर शिखा ने कहा, मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारे ख्वाबों ख्याल में क्या घूम रहा है। जो मैं पूछ रही हूँ उसके बारे में भी जानती हूँ। फिर भी पूछ रही हूँ कि रिवॉल्वर का तुम क्या इस्तेमाल करने जा रहे थे? सिकंदरानाथ हिचकिचाया। कम ऑन सिकंदरानाथ, हम एक ही कश्ती पर सवार हैं। बैलेंस तभी बनेगा अगर हम ठीक तरह दोनों किनारों पर टिके होंगे, नहीं तो कश्ती का कोई भरोसा नहीं, कब डूब जाए। सिकंदरानाथ शिखा को देख रहा था और शिखा की निगाह दूसरी तरफ टिकी थी। तुम्हारी खामोशी का मैं क्या नतीजा निकालूं? सिकंदरानाथ, शिखा पुनः बोली। मैं कविता को उड़ाकर, सिकंदरानाथ ने भारी स्वर में कहा। सोने वाली वैन लेकर निकल जाना चाहता था, परंतु तुम्हारे आ जाने से मैं अपनी मंजिल की तरफ कदम नहीं बढ़ा सका। शिखा मेहता ने शांत भाव से सिर हिलाया। हाँ, मुझे मालूम था तुम यही करने जा रहे हो, इसी कारण मैं वहां से टली नहीं, और तुम्हारी भाग दौड़ से ही मुझे इशारा मिल गया था कि कविता सोनी के साथ यहाँ छिपी है और तुम क्या करने का इरादा रखते हो। तभी तो मैं शंकर नाग के साथ यहाँ पहुंची, क्योंकि 70 करोड़ का सोना कम नहीं होता। तुम शंकर नाग के साथ आई थी? हाँ, मैं मंदिर के भीतर आ गई थी और वह बाहर पहरेदारी पर था, परंतु अब जैसे हालात जाहिर कर रहे हैं उससे लगता है कि वह कविता के साथ यारी कर चुका है। शिखा दांत भींचकर बोली। कई बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि अभी कुछ भी समझने की चेष्टा मत करो, यह बातों का वक्त नहीं है। सिकंदरानाथ कुछ नहीं बोला, निगाहें सामने की तरफ उठ गई। वे लोग कहाँ हैं? उधर, शिखा ने दिशा की निशानदेही की। सिकंदरानाथ ने उसी दिशा की तरफ देखा। वहां जहां 3 पेड़ और कुछ पहाड़ी पत्थर पड़े हैं? हाँ, कई पलों तक वहां शांति रही। तुम्हारी जात बिरादरी क्या है? तुम्हारी असलियत क्या है? मंदिर के पुजारी कैसे बन गए तुम? सिकंदरानाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। सुना नहीं तुमने? मैंने कुछ पूछा है। यह बातों का वक्त नहीं है, सिकंदरानाथ ने बात टाली। जो मैंने पूछा है उसके जवाब सवाल के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। हमें जुबान से यह बात करनी है और आंखों से सामने के हालात को देखना है। शिखा की आवाज़ कठोर हो गई। बोलो। सिकंदरानाथ ने अपने बारे में कम शब्दों में बताया कि कभी वह डॉक्टर था, फिर उसने ड्रग्स का धंधा किया और उसके बाद 3 पुलिस वालों और ड्रग्स स्मगलर को शूट करके भाग निकला। फिर कानून से भागता छिपता पुष्कर रोड पर मंदिर पर पहुंचा और पुजारी बन गया। शिखा मेहता ने सिर हिलाया। बस, मेरे लिए इतना जानना ही बहुत है। और अब तुम सोना हासिल करना चाहते हो? हाँ, सिकंदरानाथ के स्वर में मजबूती थी। कितना? क्या कितना? मैंने पूछा है कितना सोना हासिल करना चाहते हो? जितना वैन में पड़ा है। शिखा खतरनाक हंसी हंसी। सारा हजम नहीं कर सकोगे तुम, न तो तुम्हारा पेट इतना बड़ा है और ना ही हाजमा। सिकंदरानाथ ने शिखा पर निगाह मारी। उसकी बात का वह मतलब समझा। अगर तुम साथ दो तो हिस्सा हो जाएगा, सिकंदरानाथ ने कहा। हिस्सा? हाँ, और तुम कहोगे कि आधा आधा। 35 करोड़ का सोना तुम्हें मिलना चाहिए। वह तो जाहिर है कि आधा ही होगा। क्या जाहिर है? शिखा ने कड़वे स्वर में कहा। क्योंकि उस सोने को पाने के लिए हम दोनों मेहनत करेंगे। तो? और अगर मुझे तेरी या तेरी मेहनत की ज़रूरत ना हो तो फिर? सिकंदरानाथ। चंद पलों के लिए तो सिकंदरानाथ कोई जवाब नहीं दे पाया। तुम जैसे घटिया नाकारा आदमी को अपने साथ मिलाकर 35 करोड़ का हिस्सेदार क्यों बनाऊं? इस काम के लिए मैं अकेली ही बहुत हूं, शिखा ने शांत स्वर में कहा। लेकिन 1 से 2 भले। सिकंदरानाथ, शिखा जहरीले स्वर में बोली। मैं खुद ही 4 के बराबर हूं। मुझे 5वें की जरूरत नहीं। तुम अकेले ही सोने को पाने की चेष्टा करो। 35 के बदले शायद 70 ही मिल जाए। कई पलों तक उनके बीच खामोशी छाई रही।
सिकंदरानाथ शिखा के साथ का ख्वाहिशमंद था। जो हालात सामने थे उन्हें देखते हुए अकेले कुछ पाना उसके लिए खतरनाक और कठिन था। परंतु शिखा दो टूक जवाब दे रही थी और वह जानता था कि उसका यह जवाब आधा हिस्सा मांगने के कारण था। कुछ देर बाद सिकंदरानाथ ने मुंह खोला। मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारे साथ मिलकर सोना हासिल करने की चेष्टा, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, शिखा ने लापरवाही से कहा। तुम? इसलिए कि मैं आधे आधे के लिए कह रहा हूँ। हाँ, मेरी निगाहों में तुम आधे के काबिल नहीं हो। तो कितने के काबिल हो? 1/4 के, यानी कि 70 करोड़ में से सिर्फ 17.5 करोड़। हाँ, यह भी मुझे ज़्यादा लग रहा है। दिल पर पत्थर रखकर तुम्हें इतना कह रही हूँ। सिकंदरानाथ ने नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। तुम ठीक कहती हो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। मुझे 70 करोड़ पाने की अकेले ही चेष्टा करनी चाहिए। 70 में से 17.5 लेना तो सरासर बेवकूफ़ी है, सिकंदरानाथ ने कहा। न तो मैं भीख ले रहा हूँ और न ही तुम मुझे भीख दे रही हो। बात ऐसी हो कि मामला कुछ तो जमे। अगर मैं अकेले या किसी के साथ मिलकर पाने की चेष्टा करता हूँ तो इसमें हम दोनों को ही नुकसान हो सकता है। उस स्थिति में हम एक दूसरे के दुश्मन होंगे। मेरी या तुम्हारी किसी हरकत के कारण सोना कोई तीसरा ही पालेगा। हम दोनों मिलकर काम करते तो ठीक रहता। सिकंदरानाथ का स्वर शांत था। शिखा के सामने सारे हालात थे और वह अकेली थी। उसे हर हाल में कोई साथी चाहिए था क्योंकि तगड़ा मुकाबला था। ऐसे में अकेले काम करना खतरनाक था, परंतु वह सिकंदरानाथ को 35 करोड़ के लायक नहीं समझती थी। एक बार की शंकरनाथ तो फिर भी उसकी निगाहों में 35 के काबिल था। अब उसके सामने सिर्फ सिकंदरानाथ था। वह उसे अपने साथ मिलाना चाहती थी, लेकिन 35 के हिस्सेदार का वायदा करके नहीं। वह कम से कम में सौदा पटाना चाहती थी। शिखा लापरवाही से बोली। हाथ में रिवॉल्वर पकड़ लेने से 35 करोड़ नहीं मिल जाता। मैं तो बरसों से इस धंधे से जुड़ी हूँ, जबकि तुम नई खिलाड़ी हो। 2-4 को गोली से उड़ा देने से कोई मास्टर नहीं बन जाता। इंसान को मुंह खोलने से पहले खुद को तोड़ लेना चाहिए कि वह किस लायक है और कितने के लायक है। तुम क्या देना चाहती हो? सिकंदरानाथ बात बनाने पर आमादा था। बेहतर होगा कि तुम खुद ही बताओ कि कम से कम क्या लेना चाहते हो। 30 दे देना। नहीं, शिखा की आवाज़ में भरपूर दृढ़ता थी। 20 से ऊपर 1 पैसा भी नहीं। अच्छी बात है, सिकंदरानाथ का स्वर शांत था। अगर 25 पर पार्टनरशिप करने का इरादा हो तो ठीक है, नहीं तो तुम 70 के सोने की मालकिन बनने की चेष्टा करना और मैं भी करूँगा। 70 करोड़ में से सिर्फ 25 के लिए कह रहा हूँ। कोई भी समझदार इनकार नहीं करेगा। शिखा समझ गई कि इससे कम में सौदा नहीं पटेगा और फिर उसकी निगाहों में सौदा किसी भी तरफ से बुरा नहीं था। 70 करोड़ में से 25 ही तो देना था। ठीक है सिकंदरानाथ, 25 पर बात फाइनल। इस शर्त के साथ कि सोना मिलने तक, बंटवारे तक तुम ईमानदारी से काम करोगे, कहीं भी गड़बड़ नहीं करोगे। शिखा ने कहा। मैं भला गड़बड़ क्यों करूँगा? सोने के लिए, सोना पूरा हथियाने के लिए? मैं ऐसी नीयत वाला नहीं हूँ। शिखा मेहता जहरीली हंसी हंसी। जो इंसान कत्ल करके 4-5 को गोली से उड़ाकर भगवान के मंदिर में भेष बदलकर पुजारी बनकर इतना बड़ा खिलवाड़ कर सकता है, वह सब कुछ कर सकता है। हम जो करते हैं खुलकर तो करते हैं, तेरी तरह माथे पर तिलक लगाकर तो नहीं करते। सिकंदरानाथ शिखा के कटाक्ष पर छटपटाकर रह गया। ऐसी चुपती बातें करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो समझा रही थी कि मैं सब समझता हूँ, बेकार की बातें न ही करो तो अच्छा है। शिखा व्यंग से भरी हंसी हंसकर रह गई। और फिर उसके बाद शिखा मेहता और सिकंदरानाथ ने वहाँ घटने वाली हर घटना को देखा जो भी देवराज चौहान से संबंधित थी। देवराज चौहान और कविता की टक्कर, फिर कविता को अंधेरे में गुम होते देखा। उसके बाद एक और धमाके की आवाज़ सुनी, ग्रेनेड के धमाके की, जिसने दौलत राम और पठानिया के शरीरों की धज्जियाँ उड़ा दी थी। परंतु शिखा और सिकंदरानाथ दूर होने के कारण यह नहीं जान सके कि दूसरे ग्रेनेड के फटने का क्या मतलब या फिर कौन मरा। उसके बाद देवराज चौहान को वैन ले जाते देखा। मैंने अंधेरे में उसे पहचाना है। उन लोगों के साथ वैन में शंकरनाग भी है। सिकंदरानाथ जल्दी से बोला। हाँ, देख चुकी हूँ मैं। शिखा के होठ भिंच चुके थे। वे लोग वैन को ले जा रहे हैं। उसमें 70 करोड़ का सोना है। सिकंदरानाथ ने जल्दी से रिवॉल्वर को संभाल कर सीधा किया कि शिखा ने फौरन उसका रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे कर दिया। सिकंदरानाथ ने गुर्रा कर शिखा को देखा। खुद आराम से बैठी हो और मुझे भी कुछ नहीं करने दे रही। वे सोना ले जा रहे हैं। ले जाने दो। शिखा के होठों से फुफकार से भरा सर स्वर निकला।
क्या मतलब? सिकंदरानाथ के दांत फिंच गए। क्यों ले जाने दो सोना? अगर सोना हासिल करना है तो उन्हें ले जाने दो। शिखा मेहता की आवाज़ बेहद खतरनाक हो चुकी थी। वैन को देवराज चौहान चला रहा है। इस समय वे सब बेहद सतर्क सावधान हैं और सामने आने वाले को बिना सोचे समझे गोली से उड़ा देने पर आमादा है। मंदिर के घेरे से निकलकर ये लोग निश्चित हो जाएंगे। सावधानी भी इतनी नहीं रहेगी। तब इन पर हाथ डालकर हम वैन पर कब्जा जमा सकते हैं। इस समय हम चाहकर भी कामयाब नहीं हो सकेंगे और फिर हो सकता है कविता भी करीब ही घात लगाई बैठी हो। वह अवश्य कुछ करेगी और जो कुछ भी करेगी वह भयानक भी हो सकता है। ऐसे में हमारा सामने जाना किसी काम नहीं आएगा, उल्टे हमें नुकसान ही हो सकता है। सिकंदरानाथ के बदन में छाया क्रोध से भरा तनाव कुछ कम हुआ। तो मेरी कार मंदिर के सामने खड़ी है, आओ कार में वैन के पीछे चलते हैं। तब भी क्या गारंटी है कि वैन पर अपना कब्जा कर लेंगे? कम से कम इस वक्त से तो बाद की ज़्यादा गारंटी है। शिखा धीरे धीरे सरकती वैन को देखते हुए दांत पीसकर गुर्रा उठी। उसकी आंखें गुस्से और व्याकुलता से लाल हो रही थी। मेटाडोर वैन अंधेरे का हिस्सा बनी मंदिर से लेकर पुष्कर रोड तक जाने वाले कच्चे रास्ते पर धीमी गति से बढ़ रही थी। वैन की हेड और टेल लाइट बंद थी। शिखा मेहता और सिकंदरानाथ की निगाहें अंधेरे में वैन के काले धब्बे पर टिकी थी। जब मेटाडोर वैन कुछ आगे गई तो दोनों भागकर कार में बैठे और कार स्टार्ट हो गई। ड्राइविंग सीट शिखा ने संभाल ली थी और सिकंदरानाथ उसके बगल में मौजूद था। जल्दी करो, सिकंदरानाथ व्याकुलता से बोला। पुष्कर रोड पर पहुंचकर मेटाडोर वैन पुष्कर की तरफ मुड़ती है या अजमेर की तरफ, यह भी हमें देखना है। शिखा ने कार आगे बढ़ा दी। उसकी कार की लाइटें भी बंद थी, होठ भिजे हुए थे, आंखों में खतरनाक चमक थी। रिवॉल्वर वह गोद में रख चुकी थी, जबकि सिकंदरानाथ ने हाथ में थाम रखा था रिवॉल्वर को। वह भी खतरनाक मुद्रा में था। जहां भी मुनासिब जगह लगे घेर कर उन लोगों को उड़ा देना, सिकंदरनाथ बोला। इतना आसान नहीं है यह सब करना, शिखा मेहता ने भीजे दांतों से कहा। वैन में देवराज चौहान है, सोना उसके कब्जे में है। उसका मुकाबला करना मौत से मुकाबला करना है। इसलिए जब भी उसके सामने टक्कर पर उतरो तो हर बात के आधे आधे चांस ही दिमाग में रखना। सिकंदरानाथ ने बेचैनी से पहलू बदला। दोनों की निगाहें काफी आगे जा रही अंधेरे में डूबी मेटाडोर वैन पर थी। यह देवराज चौहान है कौन जो तुम उससे इस तरह कतराने की चेष्टा कर रही हो? यूं समझो कि क्राइम की दुनिया के हम बच्चे हैं और वह मास्टर की हैसियत रखता है। शिखा की इस बात ने सिकंदरानाथ को सब समझा दिया था कि देवराज चौहान क्या हस्ती रखता है। उसने फिर इस बारे में कुछ न पूछा। तभी शिखा की आंखें फटती चली गई। क्षण भर के लिए कार को हल्का सा झटका लगा, फिर कार को उसने तुरंत संभाल लिया। उसकी फटी आंखें कार के ठीक सामने लगी बैक मिरर पर टिकी थी। उसमें से कविता देसाई का चेहरा नजर आ रहा था। शिखा ने फौरन हड़बड़ाकर गर्दन घुमाकर पीछे देखा। कार की पिछली सीट पर कविता देसाई आराम से बैठी थी। शिखा मेहता का मस्तिष्क हवा में उड़ने लगा। उसे विश्वास नहीं आया। वह कभी आगे देखती तो कभी कविता को। कविता के चेहरे पर मुस्कान फैलती चली गई। पहले तो सिकंदरानाथ भी कुछ नहीं समझा, फिर जब पीछे देखा तो सीट पर कविता को पाकर उसकी हालत शिखा से भी बुरी हो गई। वह आंखें फाड़े कविता को देखता ही रह गया। अजीब सी सनसनी कार में भर आई थी। शिखा मेहता ने फौरन खुद को संभाला। चोर निगाहों से अपनी गोद में रखे रिवॉल्वर को देखा। उसे तसल्ली हुई कि जरूरत पड़ने पर रिवॉल्वर को तुरंत इस्तेमाल में लाया जा सकता है। एकाएक कार में कविता देसाई की हल्की सी हंसी गूंजी। तुम दोनों मुझे देखकर इतना हैरान परेशान क्यों हो रहे हो? कविता ने मुस्कुराकर कहा। शिखा, तू तो मेरी प्यारी सहेली है और यह जनाब तो मेरे गुरु हैं, महान पुजारी हैं। सिकंदरानाथ ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। शिखा पूरी तरह सामान्य हो चुकी थी। कार पहले की ही तरह मेटाडोर वैन की निगाहों में रखे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सुनील मजूमदार और खेड़ा मर चुके हैं, कविता देसाई ने कहा। मालूम है, शिखा ने शांत स्वर में कहा। मैं वहीं थी। जो हुआ मेरी आंखों के सामने ही हुआ था। हैरानी तो मुझे इस बात की है कि देवराज चौहान के हाथों तुम बच निकली। कविता पुनः हौले से हंसी। यह भी तुमने देखा होगा? हाँ, देखा ही था। किस्मत वाली हो, वरना मैंने तो सोच लिया था कि तुम गई। मौत के खेल का कोई भरोसा नहीं है कि कौन रहता है और कौन जाता है, कविता देसाई ने सर्द लहजे में कहा। दौलत राम और पठानिया तो बहुत बुरी मौत मरे। मैंने अपनी आंखों से देखा सब। ऐसा क्या? दोनों के बीच ग्रेनेड फट गया। उनके शरीरों की धज्जियां उड़ गई थी। ओह! शिखा के होठों से गहरी सांस निकली।
कविता ने कड़वी निगाहों से सिकंदरानाथ को देखा। क्यों पुजारी, तू तो हमसे भी बड़ा हरामी निकला। स्वर में कई तरह के भाव थे। सिकंदरानाथ सकपकाया, कुछ कह न सका। कविता ने शिखा मेहता को देखा। सिकंदरानाथ का क्या हिस्सा है? इसे अपने साथ फिट किए क्यों घूम रही हो? शिखा ने बिना किसी हिचक के सब कुछ कविता को बता दिया। सुनकर कविता की आंखें क्रोध से सुर्ख हुई, परंतु उसने खुद पर काबू पा लिया। क्यों? कविता ने सिकंदरानाथ को देखा। तू तो वास्तव में बहुत कुत्ता निकला। मैं तो तेरे भरोसे बैठी थी और तू मुझे डसने की पूरी तैयारी कर चुका था। अब सिकंदरानाथ क्या कहता? शिखा के चेहरे पर जहरीली मुस्कान रेंग गई। सब चलता है, 70 करोड़ का मामला हो तो नीयत डोल ही जाती है। कविता सिकंदरानाथ को खा जाने वाली निगाहों से घूरती रही। 70 करोड़ हाथ से निकल जाने से तुझे कैसा लग रहा है कविता? शिखा ने हंसकर पूछा। बहुत बुरा, दिमाग पागल हुआ पड़ा है। एकाएक कविता गुर्रा उठी। ठीक कहती हो, इतना माल हाथ में आकर हाथ से निकल जाए तो दिमाग खराब होता ही है। लेकिन तूने एक गलती कर दी, शिखा ने सामान्य स्वर में कहा। यह काफी बड़ा काम था, पीछे काफी लोग थे, इसलिए तुझे अपने साथ किसी को रखना चाहिए था। यह सब अकेले तेरी बस का नहीं था। कविता देसाई के होंठ पीछे हुए थे। शायद तू ठीक कहती है। तब तू मेरे पास आ जाती तो शायद यह बुरा वक्त तुझे ना देखना पड़ता। कविता के होंठ पीछे रहे। लेकिन तब तो तूने सोचा होगा कि अगर किसी को साथ मिलाया तो माल उसे भी देना पड़ेगा। कविता ने तीखी निगाहों से शिखा को देखा। तू मंदिर में क्या करने आई थी? जो सब करने, सोना लेने। हाँ, तुझे कैसे पता चला कि मैं मंदिर में हूँ? सिकंदरानाथ की वजह से। बता तो चुकी हूँ, शिखा ने सिर हिलाकर कहा। कविता देसाई ने खूनी निगाहों से सिकंदरानाथ को देखा। साला कुत्ता। सिकंदरानाथ ने होंठ भींचकर मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। कविता की निगाह पुनः शिखा पर जा टिकी। शिखा की नजरें एक पल के लिए भी धीमी गति से आगे बढ़ रही मेटाडोर वैन पर से नहीं हटी थी, जबकि वह अंधेरे का ही हिस्सा लग रही थी। तू कैसे लेती सोना मुझसे? कविता का स्वर सर्द था। शिखा ने क्षण भर के लिए सिर घुमाकर खतरनाक अंदाज में कविता की आंखों में झांका। तत्पश्चात पुनः सामने देखा और ठंडे स्वर में कह उठी, जैसे भी हासिल होता ले लेती। मुझ पर रिवॉल्वर का इस्तेमाल भी कर सकती थी। कविता का स्वर क्रूर हो गया था। हाँ, जबकि मैं तेरी पुरानी और खास सहेली हूँ। क्या फर्क पड़ता है कविता? 70 करोड़ के सोने का सवाल था। हराम की इतनी मोटी रकम सामने हो तो कोई किसी का नहीं होता। दौलत ही सब कुछ होती है। शिखा ने कड़वे स्वर में कहा। तू क्या मेरे मांगने पर सोना मेरे हवाले कर देती? नहीं, बल्कि मुझे गोली से उड़ा देती। अगर नहीं तो कह दे ऐसा नहीं करती, मैं तेरी बात मान जाऊंगी। कविता ने कुछ नहीं कहा। सुनील मजूमदार तेरा खास था, खासम खास था। शायद उससे शादी भी करनी थी तूने, लेकिन 70 करोड़ का सोना हाथ आ जाने के बाद तेरा मन बदल गया और तूने उसे अपने यहाँ होने की खबर नहीं पहुँचाई और वह तुझे तलाश करता रहा। 2 बार तो मेरे पास आया तुझे पूछने के लिए। समझी, दौलत चीज ही ऐसी है, जब सामने आ जाए तो अपने परायों की परवाह नहीं रहती। एकाएक कविता देसाई जहरीली हंसी हंस पड़ी। 70 करोड़ में तो मैं 10 नए मजूमदार पैदा कर लेती जो उससे भी बढ़िया होते। तो फिर मैं 10 कविता देसाई और पैदा क्यों नहीं कर सकती थी? शिखा ने कड़वे स्वर में कहा। चलता है, सब चलता है, लेकिन अब तो सोना मेरे हाथ से निकल गया। शिखा कुछ नहीं बोली। शायद मामला अभी भी संभाला जा सकता है। एकाएक कविता बोली। हाँ, शिखा ने सिर हिलाया। इसके लिए हमें इकट्ठे मिलकर काम करना पड़ेगा, कविता ने सतर्क स्वर में कहा। इकट्ठे मिलकर चलना हम सबके हक में ठीक रहेगा, शिखा बोली। मन ही मन वह सोच रही थी कि कविता के साथ हो जाने से कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही था। उसे सशक्त साथी मिल रहा था। सोना हासिल कर पाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। अलबत्ता सोना हाथ आ जाने से हाथ में बंटवारे के पश्चात माल कम आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ तो हाथ आएगा। ना से हाथ तो है, और वह कुछ भी करोड़ों में होगा, जो कि उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत होगा। कविता ने सिकंदरानाथ पर निगाह मारी। इस हरामी को साथ क्यों चिपकाया हुआ है? सिकंदरानाथ मेरा साथी है, 70 में 25 देना है इसे। क्या ज़रूरत है इसकी? कुत्ते को गोली मारकर कार से नीचे फेंक, कविता जहरीले स्वर में बोली। सिकंदरानाथ ने पहली बार खूनी निगाहों से कविता को घूरा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम हम दो के बीच आना चाहती हो तो आ जाओ। कविता ने शिखा को देखा। हिसाब कैसे होगा? 3 हिस्से होंगे। 70 के? हाँ, इसे तीसरा हिस्सा मिलेगा। कविता ने खुंदक भरी निगाहों से सिकंदरानाथ को देखा। बार बार बिना वजह एक ही बात मत दोहराओ।
मैं कुछ सलाह देना चाहती हूँ। कविता देसाई ने पुनः अपनी निगाह सिकंदरनाथ पर जमाते हुए कहा, इसे 5-10 दे देंगे, बाकी हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। चिंता मत करो, यह हंसकर मानेगा। टका टका इकट्ठा करने वाला मंदिर का पुजारी 2-4 करोड़ लेकर ही गश खा जाएगा। इसे पुजारी मत कहो, इसकी हिस्ट्री तुम जान ही चुकी हो। और उसूल के मुताबिक तुम्हारे बीच में आ जाने के पश्चात 3 हिस्से ही होने चाहिए, शिखा ने सख्त स्वर में कहा। ऐसे कामों में गड़बड़ अक्सर इसलिए होती है कि किसी साथी को दबाकर उसे कम हिस्सा दिया जाए। ज़्यादा की लालच में कहीं कम भी हाथ से न निकले, इसलिए हिस्से 3 बराबर होने चाहिए। कविता देसाई के होठों से इकहरी सांस निकल गई। ठीक है, मानी तेरी बात, 70 के 3 हिस्से होंगे। किसी के कुछ कहने से पहले सिकंदरनाथ बोल पड़ा। हो गई बात, तो अब मैं कुछ कहूँ? शिखा कार चलाने और वैन पर निगाह रखने में व्यस्त रही। कविता ने तीखी निगाहों से उसे देखा। कह। सिकंदरनाथ के चेहरे पर खतरनाक भाव उभरे। उसने मौत किसी निगाहों से कविता को देखा और रिवॉल्वर वाला हाथ आगे बढ़ाकर नाल उसके गाल पर रगड़ी। कविता का चेहरा क्रोध से धधक उठा। तू! सिकंदरनाथ एकाएक वहशी स्वर में कह उठा। मेरे बारे में बहुत कह चुकी है, बहुत बोल चुकी है। अब अपनी जुबान बंद रखना और अपनी जान भी संभाल कर रखना। तू कोई 30 मार खा नहीं है। मैं तेरी खोपड़ी उड़ाकर रख दूंगा अगर तूने मेरे खिलाफ सोचा भी। कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। साथ मिलना है तो मिल जा, दूसरों को कुत्ता समझना छोड़ दे। इस समय तेरा कोई वजूद नहीं है, कोई हस्ती नहीं है। अपनी औकात में रह, औकात में। कविता सिर से पांव तक सुलग उठी, जबकि उसका चेहरा सामान्य रहा। होठों पर शांत मुस्कुराहट उभर आई, जैसे सिकंदरनाथ ने उस पर फूल बरसाए हों। मन ही मन इस बारे में पक्का विचार कर लिया कि सिकंदरनाथ को सोना नहीं लेने देगी, हिस्सा नहीं लेने देगी और सिर्फ मौत ही उसकी झोली में डालेगी। तुम तो यूं ही बहुत गुस्सा कर रहे हो। सिकंदरनाथ ने कुछ नहीं कहा और खतरनाक अंदाज में सीधा होकर बैठ गया। कई पलों तक कार में शांति छाई रही। तभी आगे जा रही मेटाडोर वैन पुष्कर रोड पर पहुंची और अजमेर शहर की तरफ मुड़ गई। शिखा ने फौरन कार की स्पीड तेज कर दी। जल्दी ही जहां मौका मिलेगा वैन पर हमें कब्जा करना है, कविता ने दांत पींचकर कहा। सबकी निगाहें सामने की तरफ थी। शिखा के दांत पीछे हुए थे। वह बेहद सतर्कता के साथ कार चला रही थी। रोक! एकाएक कविता दांत पींचकर कह उठी, परंतु शिखा ने उसके कहने से पहले ही कार की ब्रेक दबा दी थी। कच्चा रास्ता होने के कारण पहियों की आवाज़ नहीं गूंजी थी। कार रुक गई। सिकंदरनाथ बेहद चौकन्ना था। कार को रोके जाने का कारण वह भी समझ गया था। 25-30 गज आगे ही पुष्कर रोड थी और उस रोड पर मेटाडोर वैन के पहुंचते ही, अजमेर शहर की तरफ मुड़ते ही एकाएक सामने से पुलिस जीप आकर वैन के सामने डट गई थी। जीप की रोशनी में वैन पूरी तरह चमक रही थी। पुलिस यहाँ कैसे पहुंच गई? सिकंदरनाथ के होठों से निकला। कविता और शिखा की निगाहें सिकुड़कर सामने ही टिकी थी। एकाएक शिखा दांत भींचकर बोली, हमें कुछ नहीं करना है, पुलिस से उन लोगों को निपटने दो। मानी, तेरी बात मानी, कविता ने सर्द लहजे में कहा। उनमें और पुलिस की लड़ाई में अगर मौका मिला तो हम वैन पर अपना कब्जा करके वैन लेकर चलते बनेंगे। कविता देसाई की इस बात पर किसी को भला क्या एतराज हो सकता था? तीनों को मौका परस्त खूनी निगाहें वैन और पुलिस जीप पर टिकी रही। देवराज चौहान सोने से भरी मेटाडोर वैन को धीमे धीमे बेहद सावधानी के साथ चलाकर पुष्कर रोड तक लाया। उसे यकीन था कि कविता देसाई अवश्य कुछ करने की कोशिश करेगी, परंतु ऐसा कुछ भी न हुआ। जबकि कविता की किसी भी हरकत से निपटने के लिए भीतर बैठे शंकर नाग और जयंत कुमार बैठे थे। देवराज चौहान का इरादा पुष्कर रोड पर पहुंचते ही वैन को हवा की तरह उड़ाकर डाबर वागले के पास पहुंचने का था, ताकि उसे 50 करोड़ का सोना देकर जगमोहन को उसकी कैद से छुटकारा दिलाया जा सके। अब आगे का रास्ता साफ था। पुष्कर रोड पर पहुंचते ही जो ही उसने वैन को गति देनी चाहिए कि ठिठक गया। उसी पल सामने किसी वाहन की हेडलाइट चमकी। दूर से ही उसने महसूस किया कि वह हेडलाइट किसी जीप की है और फिर अगले ही पल जीप ठीक उसकी वैन के सामने आ गई। देवराज चौहान को वैन रोक देनी पड़ी। जीप भी सामने आकर रुक गई। जीप की हेडलाइट के तीव्र प्रकाश में मेटाडोर और भीतर बैठे हुए तीनों स्पष्ट रूप से चमक रहे थे। देवराज चौहान के होंठ भिज गए, चेहरे पर खूंखारता सिमट आई। पल भर में वह पहचान गया कि यह पुलिस की जीप है। उसके जहन से एक ही शब्द टकराया, खतरा, और उसी पर रिवॉल्वर उसके हाथ में चमक उठी। यह तो पुलिस की जीप है, शंकर नाग के होठों से निकला। हाँ, देवराज चौहान के होंठ भिजे हुए थे। मुसीबत, एकाएक जयंत कुमार के होठों से गुर्राहट निकली।
70 करोड़ का सोना हमारे पास है। हम ना तो अपनी जान जाने देंगे और ना ही सोना। सब पुलिस वालों को भून देंगे हम। ठीक कहते हो, देवराज चौहान ने वहशी जानवर की तरह कहा। सोना हम हाथ से नहीं जाने देंगे। दुनिया वालों के लिए यह सोना हो सकता है, परंतु मेरे लिए यह जगमोहन की जिंदगी है। डाबर वागले से जगमोहन को बचाना है मुझे, इसलिए सोने पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। जयंत कुमार ने खूनी निगाह शंकर नाग पर डाली। सुना तूने, हमारा बराबर साथ देना तू भी। मामला ठीक रहा तो तुझे भी तगड़ा मार देंगे। मैं? हाँ तू। हथियारों के बीच में क्या करूँगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, रिवॉल्वर भी नहीं। शंकर नाग बोला। जयंत कुमार दांत भींचकर जीप की तरफ देखने लगा। हेडलाइट के तीव्र प्रकाश में जीप के भीतर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ चुकी थी। जयंत? हाँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब तक पुलिस वालों को जीप से बाहर आ जाना चाहिए था। जयंत के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। देवराज चौहान ठीक कह रहा था। तभी जीप की हेडलाइट हिलती सी महसूस हुई। उन्हें कोई जीप से उतरता सा महसूस हुआ। फिर जीप के करीब से उतरने वाला आगे बढ़ा। अगले ही पल वह हेडलाइट की रोशनी में था। उसे देखते ही देवराज चौहान के दांत भिज गए। जयंत कुमार चौंका। वह हवलदार सुखराम चौबे था। हरामजादा, जयंत कुमार ने दांत खटखटाए। यह यहाँ कहाँ हमारा? सुखराम चौबे देवराज चौहान की तरफ वाली खिड़की पर पहुंचा। मुझे गोली मत मारना, सुखराम चौबे जल्दी से बोला। बेशक कुछ मत देना, लेकिन मेरी जान मत लेना। यह तो आपस की बात है। गोला बारूद के धमाकों की आवाज़ सुनी तो समझ गया कि यह कारनामा तुम लोगों के सिवाय और कौन कर सकता है। सब इंस्पेक्टर तो आराम करने अपने घर जा चुके हैं। बैरियर पर मेरे अलावा 2 और पुलिस वाले थे। धमाकों की आवाज़ सुनने पर मैंने उनसे कहा कि छोटा सा राउंड लगाकर आता हूँ, कि शायद मालूम हो जाए कि कहाँ गड़बड़ है। यहाँ पहुँचा तो यह फैन सामने आ गई और रोशनी तुम लोगों के चेहरों पर पड़ रही थी। तब मुझे मालूम हुआ कि यहाँ तो सब अपने ही लोग हैं। यह वैन वही है ना, 70 करोड़ के सोने वाली? पल भर के लिए उनके बीच सन्नाटा रहा। हाँ, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में दांत भींचकर कहा। यह तो बहुत खुशी की बात है कि सोना हाथ लग गया। मजा आ गया, हवलदार सुखराम चौबे ने खुश होकर कहा। तुमने वायदा किया था कि मुझे भी कुछ न कुछ। याद है मुझे, देवराज चौहान ने उसी अंदाज में कहा। तो फिर? अभी? देवराज चौहान उसकी बात का मतलब समझकर बोला। हर्ज क्या है, जो काम निपट जाए वही बेहतर। चौबे जल्दी से बोला। तुझे कुछ न कुछ देने के लिए बीच रास्ते में सोना खोलकर बैठने से रहा। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। मैंने जो जुबान दी है वह पूरी होगी। दिन में जैन के यहाँ मिलना। दिन में? हाँ, कुछ न कुछ तुम्हें वहीं मिलेगा। कल तुम भूल भी सकते हो। अपनी कही बात मैं कभी नहीं भूलता। जीप आगे से हटाओ। लेकिन सुना नहीं तूने, लालच की औलाद? जयंत कुमार ने गुर्राहट भरे स्वर में कहा। कल मेरे पास आना, मिल जाएगा तुझे। मरा क्यों जा रहा है? हम लोगों की जुबान होती है, जो कह दिया सो कह दिया। तुम लोगों की तरह नहीं है हम, कि सुबह को कुछ कहा तो शाम को कुछ। हवलदार सुखराम चौबे के चेहरे पर मायूसी झलकी। उसने देवराज चौहान को देखा। पक्का? हाँ पक्का, देवराज चौहान ने कहा। जीप आगे से हटा, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ना चाहते हुए भी सुखराम चौबे को उनकी बात माननी पड़ी। अब अजमेर जा रहे हो? हाँ, रास्ते में बैरियर है, मेटाडोर के कारण वहाँ फंस सकते हो। तुम लोग धीरे धीरे आओ, पहले मुझे वहाँ पहुँचने दो। मैं वहाँ ऐसा इंतज़ाम कर दूंगा कि जब तुम लोग वैन के साथ वहाँ पहुँचोगे तो बैरियर हटा मिलेगा। चौबे क्षण भर के लिए छिटका। तो कल दिन में आऊँ? हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। हवलदार सुखराम चौबे अनमने मन से जीप की तरफ बढ़ गया और फिर देखते ही देखते उसने जीप स्टार्ट की, उसे मोड़ा और तूफानी गति से वापस दौड़ा दी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई, फिर मेटाडोर को आगे बढ़ा दिया। अगर चौबे के साथ 2-4 पुलिस वाले और होते तो गड़बड़ हो जानी थी। जयंत बोला। शुक्र है कि मामला निपट गया। शंकर नाग तो रह रहकर चैन की सांस ले रहा था। देवराज चौहान के होठ सख्ती से पिचे हुए थे। हवलदार सुखराम चौबे की मेहरबानी से बैरियर आसानी से पास हो गया। बैरियर पर चौबे को मिलाकर कुल 3 पुलिस वाले थे। एक को चौबे ने चेक पोस्ट के कमरे के भीतर चाय बनाने पर लगा दिया था, दूसरा कुर्सी पर बैठा नींद की खुमारी में था और चौबे ने बैरियर की बल्ली ऊपर उठा दी थी। उसके वापस पहुंचने पर उसने दोनों पुलिस वालों को बताया कि वह धमाकों का कारण नहीं जान पाया। बैरियर की बल्ली हटी पाकर देवराज चौहान वैन दौड़ाता ले गया था।
जबकि चौबे मायूसी भरी निगाहों से वैन को जाते देखता रहा था। उसे आधे आधे चांस ही नजर आ रहे थे, कुछ न कुछ मिलने के। क्या भरोसा कल को देवराज चौहान मुकर जाए। ऐसा हो जाने पर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। किसी से क्या कहता कि लूट में से उसे हिस्सा नहीं मिला। अब उसे रात के बीतने और दिन निकलने का इंतजार था, ताकि देवराज चौहान से कुछ न कुछ ले सके। उधर शिखा मेहता सावधानी से वैन के पीछे थी। सिकंदरानाथ उसके बगल में और कविता देसाई कार की पिछली सीट पर बैठी थी। तीनों की हालत क्रोध से बुरी थी, क्योंकि अजमेर करीब आ चुका था और सोने से भरी वैन पर हाथ डालने का उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला था। 70 करोड़ के सोने को लिए मेटाडोर वैन पुनः अजमेर में वापस प्रवेश कर गई। चारों तरफ रात का गहरा अंधकार था। 3 बज रहे थे। सड़कें गलियां सुनसान पड़ी थी। कहीं भी कोई वाहन आता जाता दिखाई न दे रहा था। जयंत कुमार ने सिगरेट सुलगाई और बोला, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? देवराज चौहान ने भिजे होठों को खोला। जगमोहन को छुड़ाना है, परंतु इससे पहले 20 करोड़ का सोना निकाल लेना। 50 का लेकर डाबर बागले से जगमोहन की वापसी का सौदा करूंगा। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। 20 करोड़ कहाँ निकालना है? तुम्हारे घर पर। जयंत कुमार की निगाह शंकर नाग की तरफ उठी। इसे कहीं उतार देते हैं? नहीं, यह हमारे साथ ही रहेगा, देवराज चौहान ने पूर्वता स्वर में कहा। तुम 20 करोड़ के सोने के पास रहोगे और यह डाबर बागले के सौदे के समय मेरे साथ रहेगा। 10 दौलत राम का था, परंतु वह नहीं रहा। शंकर नाग ने कविता देसाई के जानलेवा वार से मेरी जान बचाई थी। मैं किसी का एहसान नहीं भूलता। अब तुम्हारे पास कुछ गुंजाइश है तो इसे दे देना, मैं बुराई नहीं समझता। कितना दोगे? 2-3 करोड़ इसके लिए बहुत रहेगा। सुनकर शंकर नाग की आंखों में खुशी की चमक नाच उठी। वह बहुत है, शंकर के होठों से निकला। चौबे को भी देना है? हाँ, इतना ही उसे दे देंगे और समझा देंगे कि बाकी डाबर बागले को हमें वापस लौटाना पड़ा। मर्जी तुम्हारी। जयंत कुमार ने गहरी सांस ली। मेरा तो 10 से मतलब है, बाकी के 10 का तुम क्या करते हो इससे मुझे कोई वास्ता नहीं। बेशक काले चोर को दो। तभी पीछे से किसी वाहन की हेडलाइट चमकी। हॉर्न की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। पीछे से आ रहा वाहन जल्दी में था। देवराज चौहान ने साइड दे दी। वह 2 कारें थी जो पीछे से आई थी और वैन को ओवरटेक करते ही इस तरह आगे की जगह घेरी कि देवराज चौहान को फौरन वैन रोक देनी पड़ी। खतरा! तीनों सतर्क हो गए। रिवॉल्वरें पुनः हाथों में नाच उठी। कौन है ये लोग? शंकर नाग के होठों से निकला। शायद कविता देसाई। जयंत कुमार की बात पूरी न हो सकी। उन दोनों कारों के दरवाजे खुले और देखते ही देखते 8 बेहद खतरनाक नजर आने वाले इंसान बाहर निकले कि हाथ में पकड़े गनों का रुख वैन की तरफ कर दिया। वैन की हेडलाइट के तीव्र प्रकाश में आंठों चमक रहे थे। गोली मत चला देना, देवराज चौहान खूंखार स्वर में कह उठा। हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। इनके पास गने हैं और हमारे पास सिर्फ रिवॉल्वर। लेकिन ये कविता के साथी तो नहीं लगते, जयंत कुमार क्रूर स्वर में बोला। हाँ, ये कविता के साथी नहीं है। तो फिर कौन है? शंकर नाग तो हद से ज़्यादा बेचैन था। देवराज चौहान ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर जेब में डाली और वैन का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, तुम लोग बाहर मत आना। वैन में बैठकर हम क्या करेंगे? जयंत कुमार दांत भींचकर बोला, देखते रहो और हालात के मुताबिक ही काम करना। ये लोग जो भी हैं सोने के शदाई ही हैं। देवराज चौहान ने दरिंदगी भरे स्वर में कहा, हमसे सोना छीन नहीं आए हैं और शायद अपने मकसद में कामयाबी हो जाए, क्योंकि हम गनों का मुकाबला नहीं कर सकते। करेंगे तो जान बचने के चांसेस नहीं। देवराज चौहान वैन से बाहर निकला और सिगरेट सुलगाकर एक बार फिर आगे गन मैनों पर निगाह मारी। उसकी आंखों में खूंखारता भरे सर्द भाव छाए हुए थे। तभी एक कार के पीछे वाला दरवाजा खुला और जिस शख्स ने बाहर कदम रखा उसे देखकर देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। जबड़ों में ढेर सारा कसाव आ गया। कार से उतरने वाला खुराना था। देवराज चौहान को समझते देर न लगी कि अन्य 8 भी कमांडोज ही हैं। देवराज चौहान के जबड़ों का कसाव और बढ़ गया। आंखें सुर्ख हो गई। सारे जिस्म में तनाव भराया। सिर से पांव तक वह वहशीपन की आग में जल उठा। एकाएक वह शैतान सा लगने लगा था। खुराना उसकी तरफ बढ़ा। वह बेहद शांत था। देवराज चौहान के भी कदम उठे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।